नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब पहली सरकार बनी थी तब अखबारों में किसान आत्महत्या की खबरें आम होती थीं। धीरे धीरे सरकार ने अपनी नीतियों से किसानों को लाभ देना शुरू किया। सब्सिडी किसानों के खातों में आने लगी। यूरिया की छूट भी कंपनियों की जगह बिक्री आधारित हो गई, जिससे उसकी कालाबाजारी रुक गई। किसानों के सस्ते दामों पर उर्वरक मिलने लगा और छूट का लाभ भी किसानों के खाते में मिलना शुरू हुआ। सिंचाई के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी योजना चलाई, जिससे कम पानी में ही किसानों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। सरकार अब एक कदम आगे बढ़कर किसानों की आय दोगुना करने के लिए नियमों में संशोधन कर किसानों को लाभ देना चाहती है। तब कुछ प्रदेश के किसान आंदोलनरत हैं और सरकार पर नियमों में बदलाव करने का दबाव डाल रहे हैं। सरकार किसानों के साथ सहानुभूतिपूर्वक बात करके समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। इसके लिए लगातार किसान संगठन प्रतिनिधियों से बातचीत अभी भी चल रही है। दिल्ली में कृषि मंत्री के साथ चर्चा हो रही है और पंजाब के मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, शायद प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो इन इशूज पर कैसे समाधान किया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन हमारी चर्चा में दो मेहमान हैं। सिद्धार्थ कलहन साहब हैं, जो देखते हैं व्यवसायिक क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, वो देखते हैं। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप अग्निहोत्री जी हैं। सिद्धार्थ जी, शुरुआत आपसे करते हैं। लगातार लगभग 8 दिनों से पंजाब और हरियाणा के किसान डेरा डाले हुए हैं। और भी प्रदेशों के लोग हैं, लेकिन वहाँ ना के बराबर विरोध है। पंजाब और हरियाणा के से ही इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण दिखता है आपको? देखिए, मुख्य कारण यह है कि पंजाब और हरियाणा, इसमें मूलतः बहुतायत संख्या जो है वो पंजाब के किसानों की है। और पंजाब का जो मंडी सिस्टम है, ये देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे मजबूत मंडी सिस्टम है। और उस मंडी पर आधारित एक बड़ी अर्थव्यवस्था होती है। उसमें बिचौलिए भी हैं, आड़तिये हैं, उसमें ट्रांसपोर्टर हैं, एक चेन है पूरी। उसे केवल किसानों तक ही महदूद नहीं रखा जा सकता है कि वो केवल किसान हैं। अपितु किसानों के कई गुना ज्यादा अन्य लोग भी हैं जो उस पूरे व्यवसाय से संचालित होते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब एक इस तरह की व्यवस्था या इस तरह के एकाधिकार को तोड़ा जाता है या समाप्त किया जाता है, तो प्रभावित होने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो ये कारण है कि उसमें पंजाब के लोगों की संख्या आपको ज्यादा दिख रही है जी। उसके मुकाबले अन्य राज्यों में, जैसे आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि बिहार में ऐसा क्यों नहीं है। तो बिहार का जो एपीएमसी का कानून है, बिहार में मंडी का जो सिस्टम है, वो सिस्टम शायद देश भर में सबसे कमजोर मंडी सिस्टम है। शायद इसलिए आपको वहाँ के लोगों का उस तरह का दबाव या वो संख्या आपको इस किसान आंदोलन में नहीं दिखाई पड़ेगी। अब दूसरी बात यह है कि इस आंदोलन की शुरुआत होती क्यों है। मेरा मानना है कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी या अतिशयोक्ति होगी कि किसी एक कानून से किसानों की सारी समस्या हल हो जाती है या किसी एक कानून से किसानों को सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ये दोनों बातें अपने आप में सही नहीं है जी। जो कृषि का जो संकट है, वो संकट कोई इतना आसान नहीं है कि किसी एक कानून के बना देने से खड़ा हो जाए और किसी एक कानून के बना देने से समाधान हो जाए। ये एक दीर्घकालिक काम करना होगा उस संकट को दूर करने के लिए। और ये भी जरूरी नहीं है, जिस एमएसपी की बात है उस पर अभी हम आगे बाद में बात करेंगे, कि कहीं भी देश में या दुनिया में कहीं भी जो भी उपज कृषि उपज हो, वो सारी की सारी उपज सरकार खरीद ले, ऐसा संभव नहीं है। अब सवाल ये है कि ये आंदोलन फिर खड़ा क्यों हो जाता है। आंदोलन खड़ा करने के पीछे मेरा ऐसा मानना है कि संवादहीनता की जो स्थिति रही, हो सकता है कि कोरोना संकट की वजह से जो कृषि कानून बनाए गए वो पूरी तरीके से या सही तरीके से किसानों तक समझा पाने में कहीं जो है चूक हुई हो। मुझे लगता है कि संवाद का संकट ज्यादा बड़ा है। एक बात हम कलहन साहब अभी आप टोकते हुए चलेंगे, ये संकट केवल पंजाब में ही क्यों? मैंने आपको बताया कि पंजाब की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत वहाँ पर बाकी किसान समझ रहे हैं, देश के पंजाब के नहीं समझ। मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो मंडी का सिस्टम है, उस मंडी की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, उसमें बहुत बड़ी आबादी
उसके साथ जुड़ी हुई है और वो पूरी की पूरी आबादी अपने आप को प्रभावित महसूस कर रही है। अभी उसका प्रभाव नहीं, अभी प्रभाव देखना बाकी है, लेकिन उसको ऐसा लगता है या जैसा कि कहा जा रहा है कि उसको ऐसा बताया गया है कि इससे आप पर ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने जा रहा है। शायद इसलिए आपको पंजाब के लोगों की राजनीतिक कारणों से कि वो ऐसा लगता है उसको कि एक बहुत बड़ी आबादी, अब आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्टरों की तरफ से भी इस तरह की बात आई है। इसमें वो आढ़तिये भी हैं, इसमें वो तमाम व्यापारी वर्ग भी है, केवल सारे के सारे वो किसानों की ही तादाद नहीं है, तो वो उससे जुड़े हुए बहुत सारे इस कारण वहाँ से लोग आ रहे हैं, ज्यादा लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके दिलीप जी, क्या पूरा आंदोलन केवल भ्रम का आंदोलन है? जी, आपने कम शब्द में बहुत बड़ी बात कह दी और मैं भी इसी बात से सहमत हूं। इसी बात को लेकर के आ रहे थे। जी, मैं ये पूरी तरह इसमें सहमत हूँ। एक तरह का भ्रम का वातावरण बनाया गया, बना नहीं है। कलहन जी ने एक अच्छी बात कही कि किसानों से अधिक कई गुना ज्यादा लोग पंजाब में इससे प्रभावित अपने को महसूस कर रहे थे और इसी वर्ग को, जो किसानों की मेहनत का लाभ उठाता है, उसी वर्ग को अलग करने के लिए ये कानून आया कि किसानों को सीधे सीधे लाभ मिले। ये उस बिल कानून का मकसद था और उसमें ये सफल भी हो रहा था। संवादहीनता की जहां तक बात है, मैं इसको समझता हूं कि संवादहीनता नहीं है, ये पंजाब के लोगों को गलत संवाद दिया गया है कि आपके साथ ये अत्याचार हो रहा है। इसलिए बाकी पूरे देश में जो संदेश गया, जो संवाद गया, वो सरकार ये बताने में सफल रही और उसने, सरकार ने अपना दायित्व का निर्वाह भी किया कि मंडी समितियां समाप्त नहीं होंगी। ये पहली बात शुरू में कह दी गई थी जब विधेयक संसद में आया था तभी। दूसरी बात कि मंडी समितियों का तो 6 साल में आधुनिकीकरण किया गया है और इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया, ये संदेश पूरे देश में था। तीसरी बात ये बताया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी और ये वो सरकार कह रही है जिसने स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार 1.5 गुना अधिक समर्थन मूल्य, अब तक का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य किसानों को दिया है, इस सरकार ने दिया है। तो इन सारी बातों का, जैसे आपने प्रारंभ में चर्चा की, पहले आत्महत्या की बात होती थी किसानों की, और इसमें यूरिया संकट केवल संकट नहीं था, तो लाठी चार्ज होता था, पुलिस लगानी पड़ती थी और खबरों में केवल आत्महत्या की किसानों की खबर नहीं आती थी, ये भी आती थी कि जो यूरिया है वो सप्लाई हो रही कहीं। इस सरकार ने उसको नीम कोटिंग करके वो किसानों तक पहुंचाया। एक एक पैसा, पहले कर्ज माफी होता था तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे 15 पैसा पहुंच रहा है नीचे तक, और अब 100 में 100 पैसा अगर सुनिश्चित किया है तो इस सरकार ने किया है। तो मैं समझता हूँ संवादहीनता नहीं है स्थिति, इसीलिए पूरे देश में इसमें कोई उल्लेखनीय आंदोलन नहीं हो रहा है। ये केवल पंजाब की राजनीति जो चल रही है। मनोहर लाल खट्टर जी का एक वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा है कि उन्होंने हरियाणा के किसानों का धन्यवाद किया है कि आप लोग इसमें उतने शामिल नहीं हो, ये केवल पंजाब की राजनीति है। उसमें मैं आगे का कारण भी है, पूरे देश में जो एमएसपी पर खरीद होती है वो 6% किसानों की होती है, यानी जितने किसान उनके 6% होती, और गेहूं का 70% पंजाब और हरियाणा से खरीदा जाता है और 80% धान का पंजाब और हरियाणा से खरीदा जाता है। यानी एमएसपी का मैक्सिमम लाभ पंजाब और हरियाणा के किसान ले रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या राजस्थान वहां के किसानों को नहीं मिल रहा। उनको ये क्यों लगता है कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा? ये क्यों ऐसा लगता क्यों है, जब सरकार बार बार कह रही है कि इसको नहीं करें? जिस बात की तरफ बार बार इशारा कर रहा हूँ कि जो कानून आया, देखिए 3 कानून आए। एक कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जी, जो कि कोई नया नहीं है, अब से पहले बहुत सारी स्टेटों में लागू हो चुका है और बहुत सारी जगहों पर, खुद पंजाब में जहां के किसान सबसे ज्यादा आंदोलित हैं वहीं से इसकी शुरुआत होती है और आज से नहीं शुरुआत होती है, ये 1992 से शुरुआत हो गई थी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, इसकी सार्वभौमिकता को आप कह सकते हैं कि वो एक नया पहलू है, लेकिन ऐसा कोई नई चीज नहीं आ रही है कि जिसको किसी ने देखा ना सुना और एक कोई अचानक वज्रपात जैसी चीज तो नहीं है। और ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस व्यवस्था में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। आपको नहीं पसंद आता है, आप मत जाइए। बिल्कुल, आड़तें भी खुली हैं। दूसरी बात जो स्टॉक मंडी भी खुली है। दूसरी बात जो स्टॉक लिमिट, जो कानून नंबर 2,
स्टॉक लिमिट समय समय पर चीजों की कमी होने पर, दामों में बढ़ोतरी होने पर या दामों में अत्यधिक कमी होने पर उस स्टॉक लिमिट को सरकार के पास यह अधिकार रहता था कि वो अपने हिसाब से स्टॉक लिमिट हटाती भी थी, स्टॉक सीमा लगाती भी थी जी। तो इन दो कानूनों में कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो ना पहले कभी भूतो ना भविष्यति जैसी कोई बात नहीं है। अब आइए उस कानून के बारे में जिसको लेके सबसे ज्यादा इस समय आपको आंदोलित किसान दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि अभी दिलीप जी ने कहा, क्या उसमें कहीं एक लाइन भी जिक्र है एमएसपी का या रिम्यूनरेटिव प्राइस का? नहीं है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में जो अपना संबोधन दिया उसमें भी कहा कि भी दोनों व्यवस्थाएं हैं, आपको जिस व्यवस्था में जाना हो उस व्यवस्था में जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जिस व्यवस्था में जाना हो उस व्यवस्था में जाओ। अब आप फिर ये कहेंगे कि ये बात इतनी मोटी सी बात, तो फिर पंजाब के किसान या हरियाणा के किसान आंदोलित क्यों हैं? आपने स्वयं उसका एक तरीके से जवाब भी दिया है कि एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद जो है 70 से 80% खरीद पंजाब हरियाणा के किसानों की जाती रही है। तो जब नई व्यवस्था के तहत प्रतिस्पर्धा होगी, नई व्यवस्था के तहत अब प्रतिस्पर्धा होगी, बिल्कुल, कि खरीद एक मंडी के द्वारा जो एक तय दायरा था उस दायरे के अतिरिक्त भी खरीद होगी। उस प्रतिस्पर्धा में जो स्थापित लोग हैं उन स्थापित लोगों को संकट खड़ा होगा। उन स्थापित लोगों में केवल किसान नहीं है, किसान तो स्टेक होल्डर है एक, उसमें आढ़तिये भी हैं, उसमें ट्रांसपोर्टर भी हैं, उसमें वहां पर कमीशन एजेंट हैं, कंसाइनिंग एजेंट हैं, बहुत बड़ी चेन है। एक पूरी अर्थव्यवस्था जो है उस पूरे क्षेत्र की, उस पूरी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी आबादी जो है वो समाहित होती है। अब वहां पर एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है। उस प्रतिस्पर्धा के माहौल में फिर जाने से हर कोई बचता है। जब भी किसी बड़ी कंपनी के स्थापित प्रोडक्ट के सामने एक दूसरा प्रोडक्ट खड़ा होता है तो वह बड़ी कंपनी कभी इस चीज को पसंद नहीं करती है, तो उस प्रतिस्पर्धा का एक माहौल बनता है। अब ये बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो संवाद की बात कर रहा हूँ, कि अगर ये बात किसानों को समझाई जा सकती, या मैं कहता हूं ठीक है कि कुछ लोग हो सकता है जैसा कि अभी दिलीप जी कह रहे थे भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे, अरे भाई भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले तो अल्पमत में हैं, फिर बहुमत के लोग उस भ्रम की स्थिति को दूर करने का काम करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा मानना है कि उनको करना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि नहीं, इस व्यवस्था से आपको नुकसान नहीं होने जा रहा है। और मैं फिर बार बार कहता हूं कि जो कृषि के सामने, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि कृषि के सामने संकट नहीं है, संकट है। देखे जाने की जरूरत यह है कि प्रति हेक्टेयर जो पैदावार इसी क्षेत्र में, मैं विकसित देशों की बात नहीं कर रहा हूं, यूरोप अमेरिका के देशों की बात नहीं कर रहा हूं, इसी क्षेत्र में कि चीन से और यहां तक कि कुछ जिन्सों में बांग्लादेश से भी कम हमारी क्यों है, हमें उसको दूर करने की जरूरत है। यही सवाल हम दिलीप जी से कहेंगे। जो किसान है वो कह रहे हैं एमएसपी की खरीद जारी रहे और मैक्सिमम सरकार गारंटी दे कि एमएसपी पर हमारी चीजें खरीदी जाएंगी। तो 23 फसलों पर पहले से एमएसपी है, इसके अलावा तो है नहीं, 23 फसलों पर ही कुल एमएसपी है। तो क्या किसी देश की सरकार के लिए संभव है कि वो एमएसपी पर सारी खरीद कर ले? बाजार में तो जाना पड़ेगा, तो फिर विरोध क्यों? मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद, अभी जब अब अपनी बारी आएगी, मैं आपको गैर एमएसपी बिल्कुल उस पर बात करूंगा। हाँ, मैं बताऊंगा, तब तक दिलीप जी बताएं। देखिए, मैं बिल्कुल आप लोग से बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए उसने एक नई व्यवस्था दी है और किसान को इससे आजादी मिली है कि वो ऐसा कर सकता है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। जहां तक भ्रम की स्थिति है, मैं समझता हूं कि प्रत्येक स्तर पर सरकार ने लोगों के गलतफहमी को दूर करने का प्रयास किया है और विधेयक के प्रस्तुत होने से लेकर आज तक सरकार बराबर कह रही है। उसका चौथे दौर की बैठक सरकार और किसान संगठनों के बीच चलाई जा रही है, सरकार अपनी तरफ प्रस्ताव कर रही है। इसका एक कारण यह है कि इस आंदोलन के साथ किसान शब्द जुड़ा हुआ है और किसान शब्द जब जुड़ जाता है तो सरकार के लिए वो एक सम्मान का विषय हो जाता है कि इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस दिशा में सरकार बढ़ रही, प्रयास कर रही है। और जो संकट है, जैसे कलहन जी ने बहुत अच्छी बात की, अपने आप संकट गंभीर में मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी कुछ वर्षों से हो गया। आजादी के बाद से हमको कृषि पे जितना फोकस करना चाहिए था वो नहीं किया गया और इसका कारण है कि गोदामों में सड़ता रहा अनाज और वो पूंजीपतियों के कारखानों में भेजा जाता रहा और सरकार ने रोकने का प्रयास नहीं किया, भंडारण की व्यवस्था नहीं की। 40 साल तक
लाखों करोड़ की सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी रहीं, इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये एक आकस्मिक नहीं है। इसीलिए मुझे आश्चर्य होता है कि किसान किस बात का आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें तो इन सालों में बहुत कुछ मिला है और आगे की एक बुनियाद बन रही है, भंडारण की सुविधा बन रही, कोल्ड स्टोरेज की बन रही, सरकार सब योजना लेकर आ रही है। तो इस आंदोलन का औचित्य ही मुझे समझ में नहीं आया और मैं फिर वही समझता हूं कि ये केवल पंजाब की अंदरूनी राजनीति है, जिसमें कांग्रेस से भी ज्यादा अमरिंदर सिंह उससे कांग्रेस से भी ऊपर निकल गए हैं। उनकी और अकाली दल की ये प्रतिस्पर्धा के अलावा ये कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो सकता है कि राजनीति का हिस्सा हो, लेकिन जिसकी बात दिलीप अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, जब किसान शब्द जुड़ता है तो उसको नए सिरे से सरकार को देखना पड़ता है, क्योंकि किसान शब्द ही जुड़ना महत्वपूर्ण है कि वो हमारे पेट की आग भरने के लिए दिन रात धूप पानी गर्मी में खड़ा रहता है, तो उसके प्रति अलग संवेदनाएं हैं, अलग भाव। कलहन साहब, आप कह रहे थे कि जो एमएसपी की बात आई कि 23 फसलों पर एमएसपी है, धान गेहूं की फसल ही क्यों की जाए अगर उसी पर अड़चन आ रही? दूसरी फसलें भी तो हैं, दूसरे लोग भी तो बाजार के भरोसे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिन फसलों पर एमएसपी है, अब तक जो अधिकांश आंदोलन या अधिकांश किसानों की ओर से जो असंतोष की स्थिति पैदा हुई है, वो उन्हीं किसानों की तरफ से पैदा हुई है जो किसान बहुतायत में एमएसपी वाली फसलों की खेती करते हैं। यस, आप गैर एमएसपी वाली फसलों की तरफ जाइए, जिन फसलों पर कभी एमएसपी नहीं रही है, जो फसलें बाजार के हवाले रही हैं लंबे समय से, उन फसलों के किसान आपको बहुतायत में खुशहाली की तरफ दिखाई पड़ रहे। जी, आप कृषि में बहुत सारी जिनसें आती हैं, यहाँ तक कि अंडा, दूध, मछली, पोल्ट्री और बहुत सारी चीजें जो आपके कृषि एवं कृषि आधारित उत्पाद हैं। इन के संदर्भ में इनकी सफलता की फसलें बहुत सारी, इनकी समृद्धि की कहानी अक्सर आप टेलीविजन में दिखाते हैं, हम अखबारों में लिखते हैं और बहुत सारे प्रबंधन के छात्र इन पर शोध भी करते रहे हैं। तो जरूरी जो है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसानों का जो संकट है वो कोई किसी तरह के कानून का संकट नहीं है। संकट इस बात का है कि हम जो कर रहे थे वही करेंगे और आप हमारे अनुसार करो। परंपरागत तरीके से जिन फसलों की पैदावार करते रहे हैं, हमको उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में इन चीजों में परिवर्तन हुआ है। तो फसल चक्र में परिवर्तन, उपज कैसे अधिक से अधिक ली जा सके, कम से कम अपने ही समवर्ती किसानों की तरह, अन्य देशों के किसानों की तरह ही उन्हीं जिनसों में ही हम अपनी पैदावार को कैसे उनके बराबर लाकर खड़ा करें, इनमें जरूरत है। बिल्कुल, हमें अपनी जो बाजार की डिमांड है हम उसके हिसाब से फसलें कर सकते हैं, और हमें जो अपनी उपज है उस उपज की गुणवत्ता में भी सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल, उन उपज की गुणवत्ता। अच्छा, उसका बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो आज ही एक समाचार मैं आपको बता दूं कि हमारे चीन से संबंधों में जो तनाव चल रहा है, इस तनाव के बीच चावल खरीदा जा रहा है। तो आखिर बहुत महंगे दामों में, आखिर वो किसान भी हैं जो उन्होंने उत्तम क्वालिटी का बासमती पैदा किया है, जिसको चाइना को खरीदना उसकी मजबूरी बन रही है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसानों काला चावल की बात आज अगर केंद्र सरकार किसानों से जो वार्ता चल रही ये मान भी जाए कि हम आपके कहने के अनुसार ही चलिए, हम पुराने सिस्टम को ही जारी रखने देते हैं, उससे इस कृषि के संकट का हल नहीं निकलने वाला है। कृषि के संकट का हल निकलने के लिए दीर्घकालिक योजना पे काम करने की जरूरत है। जैसा भी दिलीप जी कह रहे थे कि यूरिया के संदर्भ में जो फैसला हुआ, पानी पहुंचाने के संदर्भ में जो फैसले हुए, सीधे किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने की जो पहल शुरू की गई, इस तरह से बहुत सारी पहलों की जरूरत है। उन तमाम सारी पहलों की जो समेकित प्रयास होगा, वो समेकित प्रयास कृषि को संकट से निकालकर बाहर करेगा। कपास के किसानों का संकट हुआ, अब कपास के किसानों के संकट के बारे में ये सोचे जाने की जरूरत है कि एक बार एक बीटी कॉटन नाम का एक सीड शुरू होता है, उस बीटी कॉटन के दुरुपयोग भी के दुष्परिणाम भी सामने आए और उसके अच्छे परिणाम भी सामने आए। लेकिन अगर सारी की सारी आबादी अगर कपास ही पैदा करने लगेगी तो कपास सस्ता होगा। कपास के बाजार का नियम है। तो इसलिए फसल चक्र में परिवर्तन किसान को इस तरह एक ट्रेन करने की जरूरत है। जैसा कि इसी सरकार में मृदा परीक्षण का काम जो शुरू हुआ, किसान को ये मालूम होना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ की मिट्टी अमुक फसल को उपजाने के लिए ठीक है अथवा नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि हमारे बुंदेलखंड में पिपरमिंट की खेती शुरू कर दी गई, वो गलत इसलिए
और जिस बुंदेलखंड में पानी नहीं है वहां पिपरमेंट की खेती, पिपरमेंट धान की खेती दोनों ही, जहाँ तिलहन और दलहन की फसलें होती हैं। इसलिए किसानों की समस्या पर कोई एक कानून से, किसी एक डंडे से हाथ देने से किसान की समस्या नहीं दूर होने वाली है। उसके समाधान के और तरीके हैं। और ये जो हठधर्मिता इस तरह की अगर अपना ली जाएगी कि केवल एक यह चीज कर दी जाएगी, इस चीज से किसानों का हित हो जाएगा तो परिपूर्ण हो जाएंगे, ये सोच गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दिलीप जी। किसान और सरकार के बीच ये चौथे दौर की वार्ता है। किसान सड़क पर आ गया है और 1 महीने से वो रेल रोक रहा था, पंजाब की ट्रेनें रोक दी उन्होंने। सरकार को लगा कि ये किन्हीं और कारणों से चीज़ें हो रही, क्योंकि वहाँ की राजनीति किसान आधारित है, तो जो राजनीतिक दल हैं वो भी उनके साथ खड़े हो गए। अब वो दिल्ली आ गए हैं, चौथे दौर की वार्ता हो रही है, यानी समाधान सहमत के आधार पर ही निकलेगा और कोई विकल्प नहीं है, ये तय हो गया। बिल्कुल, मैं मानता हूं निकलना भी चाहिए, सहमत से होना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था हमारे यहाँ है और बातचीत से समाधान होना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन जो आंदोलन के पीछे अगर शक्तियां गलत शक्तियां हैं तो वो समाधान से बचने का प्रयास करती हैं, इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह आंदोलन चला, अब बिहार का चुनाव हुआ, उसके पहले आंदोलन शुरू हुआ, बिहार का चुनाव हुआ तो आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ गया, फिर तेज हुआ, तो यानी तमाम गुड़ा भाग करके ये आंदोलन चल रहा है। और इसके पीछे कौन लोग हैं ये भी एक कहीं न कहीं जांच का विषय होना चाहिए। इतने दिनों तक रोके रखना किसानों को, सारी व्यवस्था वहां पे करना, ये सब बहुत असाधारण बातें लगती हैं। और मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है तब से इस तरह के आंदोलन का कहीं न कहीं एक नया ट्रेंड चला है। और उसमें ये केवल किसान आंदोलन है, ये भी एक विचार का विषय होना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से किसानों का हित कर रही है, आमदनी दोगुना प्रयास करने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। कलान साहब, एक जो निजी निवेश की बात सरकार कह रही थी कि कृषि में निजी निवेश हो, क्योंकि सरकार बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती, थोड़ा छोटे में उत्तर चाहिए था हमको कि जहां भंडारण है, फूड प्रोसेसिंग है, क्या ये रास्ते रुकेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, कृषि क्षेत्र ऐसा है, हम लोग यहाँ पर तमाम चर्चाएं जो आर्थिक विषयों पर हुई हैं जी, तो हम और बहुत सारे अर्थशास्त्री जब भी यहाँ बैठे हैं तो सबका ये कहना रहा है कि जो हमारे अर्थव्यवस्था में सुधारों का जो दूसरा चरण जो शुरू हुआ है, दूसरे चरण वो ग्रामोन्मुखी है, गाँवों की तरफ बिल्कुल उसका वो है। तो हमें अधिक से अधिक निवेश की अब हमें दरकार है और अधिक से अधिक निवेश हमारा आना है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। और वो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी कृषि आधारित व्यवस्था में हमारे पास एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा निवेश की गुंजाइश है। और जो हमारे पास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा, जो हमारे देशी निवेश भी होंगे, उनकी ज्यादातर का रास्ता वो घूम के गाँवों की तरफ जाने का समय है। अब जब इस तरह के घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं जो भी कहें आप, जो भी होता है, तो ऐसे में कोई भी जो निवेशक होता है वो निवेश करने से पहले सोचता है। तो जैसा अभी दिलीप जी ने भी कहा था, जो साइलो यानी कि जो भंडारण के बड़े बड़े वो हैं, जो लॉजिस्टिक का वो है, जो कोल्ड चेन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है हम बात करें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों पर हमें निजी निवेशकों का मुंह देखना होगा, क्योंकि सरकार के भरोसे छोड़कर हम कृषि को नहीं बढ़ सकते। लेकिन चर्चा बहुत लंबी, जब हम कृषि पर चर्चा करते थे, एक बड़ा लंबा संवाद है। सरकार 4 दिन से किसानों से बात कर रही, चौथे दौर की वार्ता है। और जो हमारे कृषि मंत्री, उन्होंने कहा सकारात्मक परिणाम कोई आएगा वार्ता के बाद। लेकिन किसानों को भी एक निवेदन है चैनल की तरफ से, निजी रूप से भी, कि आंदोलन न करें, सरकार से बात करें, सहमति बनाएं। केवल पंजाब का किसान इस देश में नहीं रहता, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, तमाम किसान हैं, और सारे लोगों को फायदे मिले, कृषि निवेश की तरफ निवेश बढ़े, कुछ और चीजें हों, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। किसान हमारी रीढ़ है, कृषि हमारी रीढ़ है, वो हमारे लिए काम करते हैं। निवेदन एक इतना जरूर है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार।